किया था। रिमेंबर ये तमाम लेक्चर जो आज रिकॉर्ड हो रहे हैं ये आपको गूगल क्लासरूम पे लेटर टुडे इंशाल्लाह इन द इवनिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। Okay, we were talking about Google Translation. Yeah, oh, sorry, machine translation, Google Translation मैंने क्या दी थी। Okay, so ये fully automatic है। fully automatic से मुराद क्या है? You just need to type the input source। बल्कि आपको ये भी नहीं बताना पड़ता कि अगर आपने ये नोट किया, एक और चीज़ नई दे दी उन्होंने कि पहले होता था कि आपको बताना पड़ता था कि आप इंग्लिश टू लेट्स से फ्रेंच में ट्रांसलेशन करना चाह रहे हैं, तो आपको सोर्स लैंग्वेज को डिटेक्ट आपको खुद बताना पड़ता था कि लो जी मैं इंग्लिश लैंग्वेज में दूंगा, और आपको ये भी बताना पड़ता था कि मुझे फ्रेंच लैंग्वेज में जो है वो चाहिए। इस वक्त वो एक स्टेप और आगे बढ़ गया हुआ है। अब वो आपसे ये रिक्वायर नहीं करता। वाई? बिकॉज जो सोर्स लैंग्वेज होगी, जो भी आप कुछ लिखेंगे, आप देखिएगा, आप हैरान हो जाएंगे, वो खुद ही आपको बता देगा कि आपने कौन सी लैंग्वेज में वो चीज़ टाइप की है। सो लैंग्वेज रिकग्निशन कहते हैं जी इसको। मशीन ट्रांसलेशन के अंदर लैंग्वेज रिकग्निशन भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो लैंग्वेज रिकग्निशन भी इस वक्त ऑटोमेटिकली हो रही है। अगैन एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जिसमें कोई काम करना चाहे। यस, आपको ये ज़रूर बताना होगा कि आपने ट्रांसलेशन किस में लेनी है। वाई? बिकॉज ये तो जाहिर है, ये हमें जाहिर है, हमने बताना है आउटपुट हमें किस चीज़ में चाहिए, क्या उर्दू में चाहिए, अरबी में चाहिए। तो ये वो खुद अभी फ़िलहाल वो इतना तेज़ नहीं हुआ कि वो आपकी आंखों में आंखें डाल के बता दे कि आपने जनाब किस लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करनी है। मे बी टाइम विल टेल। तो यहाँ पर दूसरे एंड पे आप देख सकते हो हेल्पिंग ह्यूमन ट्रांसलेटर्स क्या है, स्टोर टेक्स्ट अरबी में लिखा हुआ है, और वो नीचे जो है वो बता रहा है कि ट्रांसलेशन लेबनीज प्रेसिडेंट सफर एक्सपोज समथिंग लाइक दिस। तो वो उसकी ट्रांसलेशन कर रहा है। तो मशीन ट्रांसलेशन अगेन इज एन एग्जांपल वेयर एनएलपी इज यूज्ड। जी, अब यहाँ पर लैंग्वेज टेक्नोलॉजी में कुछ एरियाज बताए हुए हैं, और ये भी बताया हुआ है कि इसमें से किस हद तक हम चीज़ों को एक्सप्लोर कर चुके हैं या प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं। मोस्टली सॉल्व का मतलब ये है कि शायद वो प्रॉब्लम अब मशीन को सॉल्व करना कोई चैलेंज नहीं रहा, आसानी से सॉल्व हो जाती है, जिसके अंदर स्पैम डिटेक्शन है। अच्छा, स्पैम डिटेक्शन से क्या मुराद है? और स्पैम किसे कहेंगे आप? जी, अहमद और जीशान के अलावा कोई सर बात? ये तो मेरे ख्याल से डेटा सेट की बेस पर हम देखेंगे ना उसको, नहीं अगर बेटा, हम ये डाटा सेट की बेसिस पे नहीं देखेंगे। जैसे आपको कोई ईमेल आई है और इसने फ़ौरन पकड़ के आपके स्पैम फ़ोल्डर में डाल दी है। जी जी जी, तो मैंने तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन ये किया है कि स्पैम किसको कहते हैं। मैं आपकी क्लास का ना आज ज़रा टेम्परामेंट देख रहा हूँ, तो मतलब माशाल्लाह से कितने जो है वो किस लेवल के स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं। जी, असफ़र, जी बेटा। सर स्पैम में कैसे इररिलेवेंट या समथिंग एक फेक। ईमेल है स्पैम, मोस्टली जो है वो ईमेल ईमेल कोई कहते हैं। एक स्पैम होती है ईमेल जो अननेसेसरी है, या जिसे कहते हैं मार्केटिंग रिलेटेड है, या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको डायरेक्टली किसी ने डायरेक्टली सेंड नहीं की है, वो आपको इनडायरेक्टली काइंड ऑफ आई है, और उसमें कोई मार्केटिंग का मैसेज है या कुछ और इस तरह की चीज़ है। तो नोट कीजिएगा, दो यहाँ पर जो हैं सेंटेंसेस दिए हुए। पहला है लेट्स गो टू आगरा। आगरा में क्या है जनाब? ये तो पता ही होगा आपको, आगरा कहाँ पर है? सर इंडिया। इंडिया में ताजमहल है यहाँ पे। इंडिया में ताजमहल। किसी ने कहा जी लेट्स गो टू आगरा। तो बेटा सीधी बात है, लेट्स गो टू आगरा जो है वो आपके कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, कोई किसने आपको मेल की होगी। इसका मतलब है ये जो भी लिखेगा वो स्पैम नहीं होगी, ये हैम होगी। तो बाय द वे स्पैम का जो जो अपोजिट होता है वो ये हैम लेते हैं। तो हैम मीन समथिंग दैट इज पॉजिटिव। और बाय दिस V1AGRA समथिंग, जो कि आपको कहा जा रहा है कि जी कि यू कैन बाय समथिंग, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, कोई मेडिसिन हो सकती है, समथिंग दैट इज समथिंग विच इज नॉट योर रिलेटेड डायरेक्टली। तो दिस इज स्पैम। तो इस वक्त जो स्पैम डिटेक्शन है वो मोस्टली सॉल्व है। यानी अगर आप ये कहना मैं दुनिया का सबसे ज़बरदस्त स्पैम फिल्टर लिखना चाह रहा हूँ या कोई ऐसा प्रोग्राम, तो दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड भाईजान।
आपको वो करने की, मेहनत करने की कतई ज़रूरत नहीं, बिकॉज वो प्रॉब्लम अब प्रॉब्लम रहा ही नहीं। इसी तरह से पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग जो है, और पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग ये है कि जैसे ये कलरलेस, ये एडजेटिव है, ग्रीन एडजेटिव है, आइडियाज नाउन है, स्लीक वर्ब है, फ्यूरियसली एडजेटिव एडवर्ब है। इन तमाम नोट कीजिएगा, वर्ड्स की जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग कर दी गई है। यानी ये बता दिया गया है कि ये वर्ड किस सेंस में यूज़ होता है लैंग्वेज के अंदर। तो पीओएस टैगिंग भी जो है ये भी मोस्टली सॉल्व है। यानी अब आपको पीओएस टैगर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम डूइंग दिस, बिकॉज दिस इज़ नो लॉन्गर ए प्रॉब्लम। लेकिन ये भी आपने याद रखना है कि ये जो हम कह रहे हैं, इनके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है हजूर, वो क्या है? क्यों जी? इंग्लिश। इंग्लिश। आप ज़रा इधर ध्यान दें। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि छोड़े जी इसको, लेट्स ट्राई एंड डू दिस इन उर्दू, तो इसका क्या जवाब है? मोस्टली सॉल्व? सॉरी, नथिंग इज सॉल्व। ये पूरे का पूरा एरिया खुला पड़ा हुआ है। सो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं और रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं, दुनिया में किसी टॉप पोजीशन पे जाना चाहते हैं, तो बी माय गेस्ट, मैंने आज आपको गुर की बात बता दी है। सो आप अपनी लैंग्वेज को पकड़ें जी, उसमें ऐसी चीज़ें बनाने की कोशिश करें। ये अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग ही सही कर जाते हैं उर्दू के अंदर, दैट इज़ वन पॉसिबल पीएचडी। इसी तरह से नेम एंटिटी रिकग्निशन, NER। जी बेटा, कुछ कहना चाह रहे हैं? नो सर। ओके, NER क्या है? नेम एंटिटी रिकग्निशन ये होता है कि जैसे आइंस्टाइन मेट विद यूएन ऑफिशियल्स इन प्रिंसटन, ये जो है वो एक सेंटेंस लिखा हुआ है, और हमने करना क्या है कि हमने इसमें से डिफरेंट वर्ड्स हैं, और वो पेन किधर गया मेरा, हाँ इंक किधर गई, ये हमने जो इनके अंदर से डिफरेंट जो वर्ड्स यूज हुए हैं वो बताने हैं कि ये आइंस्टाइन जो है रिकग्नाइज हुआ है जी, वो पर्सन है। यूएन को रिकग्नाइज किया उसने, ORG ऑर्गेनाइजेशन, और प्रिंसटन को उसने जो रिकग्नाइज किया वो है LOC। तो इसको कहते हैं नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन, NER। तो अगेन NER इज एन एरिया ऑफ एप्लीकेशन जो कि NLP का एरिया। अब मैं आपसे कहूँ जी कि ये बिल्कुल ठीक है जी, अंग्रेजी में तो ये बहुत इस पे काम हुआ है। आप जो मर्जी जुमला लिखें तो वो आपको बता देता है। लेट से आप अपना नाम लिखें अहमद, लेट से अहमद स्टडीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स, तो वो बता देगा अहमद जो है वो नेम ऑफ द पर्सन है जो स्टडी है, और स्टडी तो खैर वो इसमें आता ही नहीं है, और AI जो है वो कुछ सब्जेक्ट है, कोई नेम है, तो वो ये बता देगा। लेकिन यही काम अगर मैं अपनी लैंग्वेज में करना चाहूँ, उर्दू लिख के करना चाहूँ, सॉरी, ये इसमें थोड़ा बहुत तो काम हुआ है, बट इसके अंदर वो लेवल का काम नहीं हुआ कि जो अंग्रेज़ी के लेवल की बात है। सो मैं बता रहा हूँ कि वी हैव एन ओपन एरिया जिसके अंदर हम बेतहाशा रिसर्च कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। सेकंड लेवल पे वो आती हैं प्रॉब्लम्स जिनके अंदर गुड प्रोग्रेस हुई है लेकिन नॉट परफेक्ट। ये मोस्टली सॉल्व का मतलब है कि अंग्रेज़ी में करने की ज़रूरत नहीं है, अब बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और मे बी थोड़ी सी जिसे कहते हैं और एफर्ट के बाद वो भी सॉल्व में चला जाए। जैसे सेंटिमेंट एनालिसिस हैं, जैसे बेस्ट रोस्ट चिकन इन सैन फ्रांसिस्को, ये पॉजिटिव है। द वेटर इग्नोर्ड अस फॉर 20 मिनट्स, ये नेगेटिव है। तो इस पे बहुत सारा काम हो चुका है। को रेफरेंस रेजोल्यूशन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कार्टर टोल्ड मुबारक ही शुडंट रन अगेन, तो यहाँ पर ही जो है वो किसके लिए आ रहा है? क्या वो मुबारक के लिए आ रहा है या कार्टर के लिए आ रहा है? तो इसको जनाब बोलते हैं को रेफरेंस रेजोल्यूशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कार्टर टोल्ड मुबारक ही शुडंट रन अगेन, ये ही किसके लिए आया है? कार्टर के लिए आया है कि मुबारक के लिए आया है? जी, हेलो पीपल। तेरी मुबारक के लिए है। जी, मुबारक के लिए है। और आप देख सकते हैं ग्रीन, सर कार्टर ने मुबारक के लिए है। जी मुबारक के लिए जी। कार्टर ने मुबारक से कहा जी कि उसको दोबारा इलेक्शन रन नहीं, यानी इलेक्शन पे खड़ा नहीं होना चाहिए, तो ज़ाहिर है उसको जो है वो मुबारक के लिए ही है ना यार, क्या हो गया आपको? वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन, वाओ, आई नीड न्यू बैटरीज फॉर माई माउस। कौन से वाला माउस? दिस इज अ वर्ड दैट हैज टू मीनिंग्स। ये देखें, वो कंप्यूटर वाला माउस के सही वाला माउस?
कैसे पता चलेगा कौन से वाले माउस की बात हो रही है? दिस इज कॉल्ड वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। हाँ, अभी जो मैंने बताया था आपको, जो हमारे सीनियर हैं, उनकी पीएचडी हुई है और उन्होंने वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन की है टाटा उर्दू में, तो उस पर भी पीएचडी की। पार्सिंग, पार्सिंग क्या है? आई कैन सी अल्काट्राज फ्रॉम द विंडो। जी, अल्काट्राज क्या है, कुछ आइडिया है किसी को? बहुत ही फेमस जेल थी जी, ये ज़माने जिसे कहते हैं, मुझे याद नहीं है सन, लेकिन आई थिंक 60s की शायद बात हो गई। अमेरिका के अंदर बड़ी खौफनाक किस्म की जेल थी, उन्होंने एक जजीरे पे बनाई हुई थी, जिसके बारे में ये ख्याल था, वो कहते थे जी सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि वो आइलैंड पे थी, अगर आपने उसमें से भागना है तो आप समुद्र में छलांग लगाएंगे और समुद्र में जो जनाब जितनी भूखी शार्क्स उन्होंने रखी हुई हैं वो खा जाएंगी आपको, वहाँ से नहीं निकल सकते। अल्टीमेटली उसमें से एक बंदे ने बड़ी हिम्मत की और वो निकल के भाग गया और वो सही सलामत वो जो है वो पहुंच गया। तो उसके बाद अल्कट्राज जो थी, उन्होंने वो कहा यार ये तो बड़ी जिस काम के लिए बनाया था वो ख़त्म कर दी थी। तो दिस इज़ अ वेरी फेमस जेल जी। तो यहाँ से इस जुमले से वो अल्कट्राज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर विंडो से क्या मुराद हो रही है, तो बेसिकली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना। मशीन ट्रांसलेशन एमटी तो हम पहले देख चुके हैं। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन ये भी हम देख चुके हैं कि जैसे ये एक मैसेज आया है और इसमें से ऑटोमेटिकली जो आपके कैलेंडर में वो एक एंट्री डल जाए और उस पर वो डेट वगैरह चली जाए। स्टिल वेरी हार्ड। अब आ जाए इधर जो कि बहुत मुश्किल है, मेरे एरिया क्वेश्चन आंसरिंग, क्वेश्चन करें जवाब ले लें। दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेज किसको कहते हैं? जरा जुमले को देखिएगा। XYZ acquired ABC yesterday. ABC has been taken over by XYZ. इन दो जुमले में फर्क क्या है? They are the same sentence. सिर्फ फर्क ये है कि दोनों को लिखने के अंदाज में फर्क है, ठीक है? तो इसको कहते हैं सर एक्टिव पैराफ्रेज। पैसिव टाइप है। जी, एक्टिव पैसिव टाइप है, क्योंकि हम जुमले जो एक्टिव पैसिव होते हैं हम उनकी वो सिर्फ सेंटेंस को चेंज कर देते हैं, उसका मीनिंग चेंज नहीं होता। तो इसको कहते हैं पैराफ्रेजिंग। अब पैराफ्रेजिंग की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? या पैराफ्रेजिंग लेट से आपने जब चीटिंग करनी है, फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, आपने किसी एक जगह से चीज़ पढ़ी, वो किसी और ने लिखी हुई, और आप क्या करें, आप उसको अपने वर्ड्स में उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर दें, वर्ड चेंज कर दें, तो वो सॉफ्टवेयर तो उसको गेस नहीं कर सकेगा, क्योंकि पैराफ्रेज आपने किया हुआ है। तो पैराफ्रेजिंग को डिटेक्ट करना कि ये पहले किसी ने कहा है या लिखी हुई है कोई चीज़, और दोबारा आप उसे दोबारा लिख रहे हो, लेकिन आपने वर्ड्स में लिख रहे हो, वो सॉफ्टवेयर तो कैच नहीं करेगा। दैट इज स्टिल वेरी हार्ड प्रॉब्लम टू सॉल्व। इस पर बहुत काम हो रहा है, बट दिस इज अगेन अ चैलेंज। समराइजेशन टेक्स्ट की, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी, जैसे ये 3 सेंटेंसेस है। द डाउ जोन्स इज अप। डाउ जोन्स जो है ये अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज एक है, उसका उसका नाम है जी। द S&P जो है ये भी एक स्टॉक एक्सचेंज है। 500 जंप, यानी वो दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस ऊपर गई हैं। और हाउसिंग प्राइसेस रोज, घरों की जो प्राइस है वो भी बढ़ गई। इसका मतलब क्या है? इन तमाम जुमलों से जो मीनिंग क्या लिया जा रहा है, नोट कीजिएगा। समरी क्या निकल रही है? मैंने जैसे आपको कहा था पैराग्राफ पढ़ के एक जुमले में समराइज करें, तो नोट कीजिएगा उसने कहा इकोनॉमी इज गुड। तो किसी चीज़ की समरी करना, एक टेक्स्ट पढ़ना और उसको एक सेंटेंस में रिप्रेजेंट कर दें, देन अगेन दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, स्टिल वेरी डिफिकल्ट थिंग टू सॉल्व। इसी तरह से डायलॉग, अगर आप किसी एजेंट से पूछें वेयर इज सिटीजन केन प्लेइंग इन SF, तो वो आगे से जवाब दे कैस्ट्रो थिएटर 7:30, डू यू वांट अ टिकट और नॉट, ये समथिंग लाइक दिस। एक अच्छा डायलॉग एजेंट में, कन्वर्सेशन एजेंट लिखना जो समझे भी, करेक्टली अंडरस्टैंड करे लैंग्वेज को और अप्रोप्रिएटली, ज़ाहिर है इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को बनाने के लिए आपको क्वेश्चन आंसरिंग की भी ज़रूरत है। सीधी सीधी बात है, आपको मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग की भी प्रॉब्लम है, और इसमें बड़े चैलेंजेस हैं। तो दीज आर द एरियाज जिनमें अभी काफ़ी काम हो रहा है और होगा। जी जनाब, एनी कमेंट्स एनीवेयर? काफ़ी एरियाज आज एक एक स्लाइड में ये दिखा दिए गए हैं आपको, एंड नो डाउट कि ये तमाम एरियाज जो हैं ये NLP में ही आपको ये तमाम चीज़ें थी। जी
ये एप्लीकेशंस, स्पोकन लैंग्वेज, डिक्टेशन से क्या मुराद है? आप नोट कीजिएगा, आप वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ये काम कर सकते हैं, उसमें भी डिक्टेशन बिल्ट इन है। अगर आपने नहीं किया तो ट्राई आउट कीजिएगा कभी। तो आपने गूगल करना जी ट्रांसलेशन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो वो ये होता है कि आप जनाब कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और आप बोलते जाएं और वो खुद ही टाइप करते जाएं। तो इसमें IBM, वाइवा, विया वॉइस, ड्रैगन नेचुरली स्पीकिंग, ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो डिक्टेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। एंड जो आपने देखा होगा जो ऑटोमेटिक टेलीफोन सिस्टम्स होते हैं, आप कॉल करते हैं तो वो कहता है जी मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, आप ये टाइप करें, वो टाइप करें, समथिंग लाइक दैट। तो ये भी जो हल्की आसान आसान सी एप्लीकेशन, डिक्टेशन जो है अगेन ये एक मुश्किल एप्लीकेशन है, बिकॉज उसने ना सिर्फ आपकी लैंग्वेज, आप जो आप जिस तरीके से बात करते हैं उसको समझना है, बल्कि आपकी प्रोनाउंसिएशन को भी समझना है। और ज़ाहिर है उसके लिए उसको पहले आपको ट्रेन करना पड़ता है। तो वंस वो ट्रेनिंग हो जाए तो देन आप जो है वो कर सकते हैं। मशीन ट्रांसलेशन की भी बात हमने की है। ये डिफरेंट जो बातें की गई हैं मशीन ट्रांसलेशन के ऊपर, वो वाली हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं जी। कुछ URL भी दिए हुए हैं यहाँ पर, एंड इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन की भी जो हमने बात कर ली है। कुछ एग्जांपल उसकी दी गई हैं, डील टाइम, गूगल प्रोडक्ट्स, monster.com, ओपन सोर्स टूल्स भी कुछ गिवन है जिनसे आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। सो अगर आपने मशीन ट्रांसलेशन करनी है तो इसमें कुछ URL दिए हुए हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इनको एक्सप्लोर कीजिएगा। इसी तरह से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन में भी कुछ टूल्स अवेलेबल हैं, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड क्वेश्चन आंसरिंग में जैसे वोल्फ्राम अल्फा है। वैसे बाय द वे आपने कभी वोल्फ्राम अल्फा यूज़ किया है? ये बड़ा ज़बरदस्त सर्च इंजन है। अगर आपने नहीं यूज़ किया है तो आज ज़रूर ट्राई आउट कीजिएगा। इनफैक्ट वोल्फ्राम अल्फा में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो आपने ज़रूर ट्राई आउट करनी है। आप ऐसे करें कि इसके अंदर जाएँ और इसके अंदर आप सर्च करें इमेज कैप्शनिंग को। इमेज कैप्शन करना, इमेज से मुराद ये है कि एक पिक्चर आप दें उसको और ये वो पिक्चर उठाए, और उठाने के बाद ये आपको बताए कि पिक्चर में है क्या, और टेक्स्ट के साथ आपको बता दे कि इस पिक्चर में लेट्स से किसी डॉग की पिक्चर है तो बता देगा ये डॉग है, और ब्रीड भी बता देगा। लेट्स से कोई 2-3 बंदे हैं उनकी पिक्चर है, ये बता देगा 3 बंदे हैं, 2 मेल हैं, 1 फीमेल है, 1 बंदा खड़ा है, 2 बंदे बैठे हुए हैं। तो ये हैरान कुन चीज़ है एक। इसको कहते हैं इमेज कैप्शनिंग। और ये अगर आपने इसका टेस्ट एक ट्राई आउट करना है, ये भी अगेन इमेज कैप्शन पे भी आजकल बड़ा काम हो रहा है। तो खाली इमेज को ट्रांसलेट करना नहीं है, इमेज को अंडरस्टैंड करना, उसके अंदर से ऑब्जेक्ट अंडरस्टैंड करना और उनको टेक्स्ट की मदद से भी रिप्रेजेंट करना। देन वी हैव MIT स्टार्ट समराइजेशन के लिए आप ये वाला चेक कर सकते हैं। एंड और क्या है जिसके अंदर जो रियल प्रॉब्लम है वो है एम्बिग्विटी का। जो एम्बिग्विटी है उसके बाद जो NLP है दैट रियली बिकम्स वेरी वेरी। तो फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस सेंटेंस, रेड टेप होल्ड्स अप न्यू ब्रिजेस। इसका क्या मतलब है? अब जाहिर है इसके लिए थोड़ी सी अंग्रेजी आपकी ठीक होनी चाहिए। अब क्यों जी, इस सेंटेंस का क्या मतलब है? नो आइडिया। अच्छा, हॉस्पिटल्स आर सूड बाय 7 फुट डॉक्टर्स। चलो जी, पता क्या मतलब है? हॉस्पिटल सर केस समथिंग सूड केस और सूड बाय 7 डॉक्टर्स। 7 फुट डॉक्टर्स, इसका क्या मतलब है 7 फुट? 7 फुट डॉक्टर। तो 7 फुट है लंबे डॉक्टर में। जुवेनाइल कोर्ट टू ट्राई शूटिंग डिफेंडेंट, वाओ, इसका क्या मतलब है? लोकल हाई स्कूल ड्रॉप आउट्स कट इन हाफ। जी, तो चलिए 2 मिनट हैं, मैं आपको आसान सी अंग्रेजी बता देता हूँ जी। रेड टेप होल्ड्स अप न्यू ब्रिजेस, इसका मतलब क्या है कि जी लाल टेप जो है उसकी मदद से हम नए पुल को जोड़ सकते हैं। बिल्कुल इसका ये मतलब नहीं है। हम कोई ऐसी दुनिया में लाल रंग की टेप नहीं है। जो बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं उनको जोड़ने के लिए वो होल्ड्स अप का मतलब है जोड़ना, उसके लिए इस्तेमाल हो रही है। सेंटेंस का मीनिंग तो ये बन रहा है। रेड टेप होती है ये जो सियासी किस्म की मुदाखलतें हैं,
उसकी मदद से, या ये जो जिसे कहते हैं ना आपकी वो क्या कहते हैं यार उनको, ये जो सरकारी जो होते हैं ऑफिसर्स होते हैं, इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी जो है वो जो है वो स्लो अप कर देती है न्यू ब्रिजेस को बनाने में। यस, दिस इज़ द मीनिंग जो इसका मतलब है। अब मसला ये है कि रेड टेप किस सेंस में इस्तेमाल हो रही है, वो समझना जो है वो लैंग्वेज के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट। 7 हॉस्पिटल्स को सू कर रहे हैं, कोई डॉक्टर्स की तंजीम है, 7 फुट डॉक्टर्स उसका नाम है जी, तंजीम का नाम। अब 7 फुट डॉक्टर्स एक ऑर्गेनाइजेशन को इसको डिटेक्ट करना ये मशीन के लिए मुश्किल है। वो तो कहेगी कि जी डॉक्टर उसको सू कर रहे हैं या केस कर रहे हैं जो कि 7-7 फुट इनकी हाइट है, ऐसे बात बिल्कुल नहीं है। तो तंजीम है 7 फुट डॉक्टर्स। जुवेनाइल कोर्ट टू ट्राई शूटिंग डिफेंडेंट, ट्राई होता है केस उसका लड़ना के उसके अंदर कोर्ट के अंदर। हालांकि ट्राई का मतलब हम ये भी होता है कि हम किसी चीज़ को टेस्ट करना, तो यहाँ पर टेस्ट करने की बात नहीं, यहाँ पर केस लड़ना। और लोकल हाई स्कूल ड्रॉप आउट कट इन हैफ। कट इन हैफ का मतलब ये नहीं है कि वो आधे उनको काट दिया गया है, बल्कि उसका ड्रॉप आउट जो है वो 50% रिड्यूस हो गया, इसका मतलब ये है। तो नोट कीजिएगा जो लफ्जी मतलब है वो कुछ और है, लेकिन जो असल में कॉनोटेशन है किसी सेंटेंस का वो कुछ और बनता है। तो इस चीज़ को डिटेक्ट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी हार्ड। तो एनएलपी के अंदर हम देखे हैं कि डिफरेंट देयर आर डिफरेंट वेज इन में यूज किया जाता है। फिर दिस इज 7 PM नाउ, आवर टाइम फॉर द लेक्चर इज ओवर। जी एनी क्वेश्चंस? तो पता नहीं पहला लेक्चर था जी, और आप लोगों ने किस तरह से, कैसा रहा जी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस, मुझे भी कोई आइडिया दे दें ताकि अगले अगले लेक्चर से जी मैं तैयारी करते हैं। कुछ चीजें न्यू थी ठीक है, कोई जो सर पहले सब कुछ ही न्यू नहीं था। सुना थी। सब कुछ ही न्यू था। चलें अच्छी बात है, न्यू था। चलें आपको कितनी चीज़ों की समझ आई है इसमें से, चलें इस तरह बात कर लेते हैं। सर समझने की कोशिश की है, बाकी हम इंशाल्लाह वीक है पूरा इसको देखेंगे लेक्चर को दोबारा एक बार, बिल्कुल तो देखें, जरूर मजीद क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। देखें जी। आज मैं अपलोड कर दूँगा। चलें कोई क्वेश्चन है तो बताएं, वरना फिर हम एंड करते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत शुक्रिया जी तमाम लोगों का। अगले लेक्चर से हम स्पीड पकड़ेंगे और प्रॉपर लेक्चर की तरफ जाएंगे। आज क्योंकि फर्स्ट लेक्चर था तो मैंने कहा चले अभी लोग सही तरीके से वो रजिस्टर भी नहीं हुए हुए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जी टाइमली होगा, तो प्लीज़ आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है 4 to 7 जी आपका टाइम है, प्लीज़ इसको आपने ऑब्जर्व करना है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच जी फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे, एंड इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ओके सर, अल्लाह स्टे हाफिज। सेफ एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।